नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और आज के अखबार में हम जिक्र करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। लेकिन उससे पहले आज हम जिक्र करेंगे, दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव होना है और ऐसे में आप सभी लोगों को ये मालूम है कि दरअसल अब हमारे यहाँ जब मतदान होता है तो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है और उस ईवीएम को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति की चुनाव के लिए ईवीएम बनी है या फिर राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं? शायद कुछ लोगों ने सोचा भी हो या उन्हें जानकारी भी होगी। यहां बता दें हम आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी तक फिलहाल ईवीएम बनी ही नहीं है। राष्ट्रपति 2004 के बाद से अब तक 4 लोकसभा के चुनाव और 100 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सारे चुनाव ईवीएम के माध्यम से जिस तरीके से कराए जाते हैं और उस पर अलग अलग राज्यों के दलों की तरफ से ये सवाल उठाए गए, खासतौर पर कांग्रेस मुखर रही इस मुद्दे को लेकर के कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस बात को सिरे से नकारती रही है, चुनाव आयोग भी नकारता रहा है, कई दल चुनाव आयोग का रुख भी किए। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दरअसल अभी तक फिलहाल ईवीएम बनी ही नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में दरअसल आप एक मतदान नहीं करते हैं। जब हम किसी विधायक या किसी सांसद को चुनने के लिए मतदान केंद्र पर जाते हैं तो उसकी पार्टी के या जिस सिंबल से वो चुनाव लड़ रहा होता है उस सिंबल के सामने वाले बटन को हम प्रेस करते हैं और हमारा मतदान उस कैंडिडेट को चला जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप कितने भी मतदान कर सकते हैं, यानी अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो आप चारों कैंडिडेट को अपना मतदान दे सकते हैं। प्रायोरिटी करेंगे 1, 2, 3, 4। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखते हैं, किसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं और किसको थर्ड पर रखते हैं। इस वजह से अभी इस चुनाव के लिए जो है फिलहाल ईवीएम नहीं बनी है, तो इस वजह से यहां पर ईवीएम का प्रयोग नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कुछ लोग इस को लेकर के पोस्टें भी डाल रहे हैं। हालांकि कल मेरे सामने कुछ पोस्ट आई, तब ट्विटर पर भी आए, तो उस वजह से मैंने इसको लेकर के जिक्र किया आज आपसे कि वजह यही है। लोगों ने पूछा कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव यदि ईवीएम से हो सकते हैं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव ईवीएम से क्यों नहीं? यही वजह है कि राष्ट्रपति के चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकते हैं और अभी फिलहाल ऐसी कोई मशीन अभी नहीं बनी है, अपने यहाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जिसमें प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक हम उसको चुन सके कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है। तो भविष्य में हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, बढ़ रही है, आ सकती है, आएगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और इस वजह से जो है उसकी गणना भी नहीं हो सकती, काउंटिंग नहीं हो सकती है, मतगणना। तो जो ये चुनाव होते हैं ये ईवीएम का उपयोग नहीं होते हैं, केवल साधारण मतदान ही होते हैं और उसमें पेन का उपयोग करते हैं। खैर, दूसरी खबर का हम जिक्र करेंगे। लगातार हिंसा की खबरें आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हिंसा को लेकर के पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। कानपुर से जिसकी शुरुआत हुई वो धीरे धीरे अपना बड़ा आकार लेती गई। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सारे वो जगह हैं जहां पर हिंसा की घटना देखने को मिली। उसके बाद कार्रवाइयां भी हुई। प्रयागराज में अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और केंद्र देखिए बना, शुरुआत जो हुई वो कानपुर से हुई, लेकिन उसके बाद कानपुर पीछे रह गया, प्रयागराज सबसे आगे आ गया। प्रयागराज अब पूरे हिंसा मामले का केंद्र सा मानो बन गया हो। प्रयागराज में जिस तरीके की जो घटना हुई वो अब कानपुर को भी पीछे छोड़ दी। उसके बाद प्रयागराज में कार्रवाई भी की गई आरोपियों पर, दोषियों पर। उसको लेकर के पूरी सियासत शुरू हो गई। उधर समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करने लगे
कि भाई कानून व्यवस्था होनी चाहिए और सब कुछ सरकार ही नहीं होती, ऐसा है वैसा है, तमाम सारे आरोप लगा डाले। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है। ठीक बात। एक चीज और यहां समझने की बात है, दरअसल जिस पंप का हम जिक्र कर रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है प्रयागराज हिंसा मामले का, उसके घर पर कार्रवाई पहले से ही सुनियोजित थी पीडीए की तरफ से, यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह पहले से ही सुनियोजित थे। हिंसा से पहले उसको नोटिस जारी कर दिया गया था। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगी, इस बात की जानकारी नहीं होगी। उसको उसके मकान को लेकर के जो नक्शा था वो नहीं पास था, नियमों के विपरीत मकान का निर्माण कराया गया, इसलिए उसको नोटिस दिया गया, उसको तलब किया गया, पूछा गया कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन पंप की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, और जावेद मोहम्मद जिसका नाम है और उसका उपनेम जो है लोग पंप पंप बोलते हैं, 24 तारीख को जब वो नहीं पहुंचा तो 25 मई को उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई थी। दोस्तीकरण के लिए, खाली करने के लिए कहा गया था। तो अब ये जो सियासत हो रही है, ये कहा जा रहा है कि दरअसल दूसरी बात, ये हिंसा में उसका नाम आ गया। तो ये पूरी जो घटना है, वारदात हुई। अच्छा, एक चीज और आपके जहन में उठता होगा कि इसको पंप लोग क्यों कहते हैं, ये भी एक जानकारी के लिए आपको बता दें, खबर ही है मान लीजिए। भी दरअसल ये पहले टुल्लू पंप का काम किया करता था जावेद अहमद, तो लोग इसके नाम के आगे पंप शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे और तभी से इसका नाम पंप होने रह गया है। तो टुल्लू पंप का काम करने की वजह से इसका नाम पंप रखा गया है। तो जावेद पंप के यहां जो कार्रवाई हुई है उस पर तमाम सारे असुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया बयान कि मदनी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने कहा है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद व महमूद मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश ने कहा पैगंबर पर टिप्पणी विवाद भारत का आंतरिक मामला है, बांग्लादेश ने यह बात कही है। इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है, यह भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और सहारनपुर में पकड़े गए उपद्रवियों ने पुलिस के सामने सारे राज झलकी उगल दिए हैं और दूसरी तरफ उधर बुलडोजर भी चला है। सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके में, कोई भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में, और कोई भी अराजकता फैलाएगा तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नाजिर बनेगी, और कोई भी उसके बाद ऐसी कार्रवाई करने की तो छोड़ दीजिए, सोचने तक के लिए मजबूर हो जाएगा, सोचेगा भी नहीं। तो कार्रवाई हो रही है और अब इस पर खुद सियासत भी गरमाई हुई है। सभी लोग अपने अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस धड़े को अब साध ले और आगे आने वाले समय में चुनावों में वो उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो ये है देश की सियासत जारी है। बंगाल का हम जिक्र करें तो बंगाल में भी जिस तरीके से उपद्रव देखने को मिला, अब तक बताया गया है कि 100 उपद्रवी गिरफ्तार हो गए हैं बंगाल में, और रांची में 25 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बंगाल और रांची दोनों जगह भयानक तस्वीरें आई वहां पर भी, और बंगाल में अक्सर उसको लेकर के, उपद्रव को लेकर के या हिंसा को लेकर के ममता सरकार पर आरोप लगते ही रहते हैं कि किस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देती हैं। तो हालांकि ये पूरी जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई है, कानपुर से। लेकिन देखिए कानपुर में अब शांति व्यवस्था बनी हुई है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई वहां पर सब माहौल बिल्कुल शांत है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब हिंसा बढ़ती जा रही है, आग भड़कती जा रही है। और अभी जिस तरीके से शुक्रवार के बाद, जब नमाज करने के बाद जिस तरीके से ये उपद्रव होने लगा, लोग तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। तीसरी खबर है, राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं तो सभी सियासी दल
अब हथकंडे अपनाने लगे हैं कि किस तरीके से साधा जाए लोगों को, विधायकों को, सांसदों को। और भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर के पूरी जिम्मेदारी जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके साथ राजनाथ सिंह, जो कि केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री हैं, इन दोनों लोगों को सौंपी है। और भाजपा जो है आम सहमति की कोशिश करेगी। ये दोनों नेता जो हैं एनडीए के घटक दल और अन्य दलों से भी संपर्क साधेंगे और कोशिश करेंगे कि आम सहमति से ही राष्ट्रपति की नियुक्ति हो। तो शरद पवार से कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मुलाकात किए हैं। कांग्रेस भी इस बात को लेकर के कह रही है, सोनिया गांधी का आपने बयान सुना होगा जिस तरीके से उनका आया था कि दरअसल ये वक्त आपस में नोकझोंक का नहीं है, ये वक्त है आपस में मिलकर बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का। यानी कांग्रेस इस मंशा में है कि सारे विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए और अपने कैंडिडेट को सामने खड़ा करें, यानी राष्ट्रपति पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जुगत में है कि जो अन्य दल हैं एनडीए के घटक दल को छोड़ करके उनसे भी कुछ दलों से अगर सहमति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम हो जाएगा और वो इस चुनाव को निकाल ले जाएंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए भाजपा के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रविवार को इसकी कमान और यूपीए के सभी दलों से इस पर विचार विमर्श करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा है कि वे एनडीए और यूपीए के सभी घटक दलों के साथ ही अन्य दलों के साथ चर्चा करेंगे। यानी वही बात मैंने जो बताई कि एनडीए के साथ यूपीए के घटक दलों के साथ भी चर्चा करेंगे और आम सहमति से इस चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रपति के चयन प्रक्रिया को संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। और आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।